नमस्ते। मैं रेनोस वैकिस, विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री और एक्सीलरेटिंग डेवलपमेंट आइडियाज फॉर इम्पैक्ट का आपका मेजबान हूं। यह आपका सामान्य पॉडकास्ट नहीं है। ये आर्थिक विकास के लिए विश्व बैंक संस्थान द्वारा आपके लिए लाई गई एक एआई संचालित बातचीत है, जहां हम एक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए नवीनतम शोध को उजागर करते हैं, बड़े विचारों को वास्तविक दुनिया के प्रभाव में बदलना। चलो शुरू करते हैं। परिचय के लिए धन्यवाद रेनोस। हम सभी इस बात से सहमत हैं कि ऊर्जा की कीमतें मायने रखती हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक की नवीनतम रिपोर्ट की असली कहानी ये है कि इस जानकारी को विकास के लिए उपयोगी कैसे बनाया जाए। बिल्कुल। और वैश्विक तेल बाजार एक बहुत दिलचस्प मोड़ पर है। हम ऐसे दौर में जाने वाले हैं जहां तेल की आपूर्ति बहुत ज्यादा हो जाएगी, सच में बहुत ज्यादा। अच्छा, तो इसका कीमतों पर क्या असर होगा? क्या हम थोड़ी सी गिरावट की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ थोड़ी गिरावट नहीं है। अनुमान के मुताबिक ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 2024 में औसतन $81 प्रति बैरल से गिरकर 2025 में $68 और फिर 2026 में $60 तक आ सकती हैं। $60? वाह, ये काफी बड़ी गिरावट है। तो क्या इस ज्यादा आपूर्ति के पीछे के सबूत सच में मजबूत हैं? ये बहुत मजबूत है। 2025 की तीसरी तिमाही तक अनुमान है कि रोजाना 27 लाख बैरल तेल ज्यादा होगा। समझने के लिए इतनी बड़ी ज्यादा आपूर्ति पहले सिर्फ 2 बार देखी गई है, 2020 की महामारी के समय और 1998 के तेल संकट में। ठीक है, तो ये बाजार की एक बड़ी घटना है। मेरा अनुमान है कि इसके पीछे सिर्फ एक कारण नहीं हो। आप सही हैं। ये आपूर्ति और मांग दोनों की कहानी है। मांग की तरफ से बढ़त धीमी है। अनुमान है कि 2026 की मांग पर असर पड़ेगा। ज्यादा आपूर्ति बने रहने से, चीन में मांग बहुत कम बढ़ने से और दुनिया भर में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के तेजी से अपनाए जाने से। आहा, अब सारी बातें जुड़ जाती हैं। चीन की अर्थव्यवस्था और ईवी की तरफ बदलाव, ये दोनों बड़ी वैश्विक बातें हैं जो यहाँ सच में गहरा असर डाल रही हैं। बिल्कुल। और इसी समय आपूर्ति तेजी से बढ़ रही है। हम 8 ओपेक प्लस देशों में तेल उत्पादन बढ़ते देख रहे हैं और नॉन ओपेक देशों में भी मजबूत बढ़त जारी है, जिसकी वजह से 2025 में तेल की कीमतें गिर रही है। अनुमान है कि 2025 में दुनिया की तेल आपूर्ति अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच जाएगी। तो एक तरफ मांग धीमी पड़ रही है और दूसरी तरफ आपूर्ति रिकॉर्ड स्तर पर है। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है, इसका मतलब नीति बनाने वालों के लिए, खासकर उन देशों के लिए जिन्हें पूरा तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, उनके लिए क्या मतलब है? और यही असली मोड़ है। जिन देशों को तेल बाहर से मंगाना पड़ता है, उनके लिए कम कीमतें राहत की जगह बनाती है। इससे नीति बनाने के नए और असली मौके पैदा होते हैं। किस चीज के लिए जगह? सार्वजनिक पैसे को सही जगह लगाने के लिए। ये मौका है कि ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी कम की जाए, जो अक्सर ज्यादा असरदार नहीं होती। उसी पैसे को सीधे लोगों तक पहुंचने वाली नकद मदद में या फिर हेल्थ, शिक्षा और जलवायु से जुड़े कामों में लगाया जा सकता है, जिससे आगे चलकर विकास तेज हो। तो असली जिंदगी में सरकार पेट्रोल डीजल सस्ता होने से जो पैसे बचें, उनका इस्तेमाल नया अस्पताल बनाने या सोलर एनर्जी में निवेश करने के लिए कर सकती है। बिल्कुल यही बात है। ये पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी मददगार है। अनुमान बताते हैं कि तेल गैस सस्ती रहने से महंगाई कम होने में मदद मिलेगी और ये सबके लिए अच्छी खबर है। आप जानते हैं, जब कीमतें इतनी अस्थिर हो जाती हैं, ऊपर या नीचे, तो बातचीत हमेशा नियंत्रण की ओर मुड़ जाती है। क्यों न सीधा कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की जाए? हाँ, ये बात हाल में फिर से उठी है, खासकर भू राजनीतिक तनाव और सप्लाई चेन की दिक्कतों के चलते। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी समझौतों, जिन्हें आईसीए कहा जाता है, में दोबारा रुचि बढ़ी है। तो मतलब कुछ देश मिलकर सप्लाई को कंट्रोल करें और कीमतें स्थिर रखें। क्या ये पहले आजमाया गया है? हाँ, और यही इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण सबक देता है। इन समझौतों का रिकॉर्ड कमजोर है। कमजोर रिकॉर्ड? और बताइए। कॉफी, चीनी, रबर जैसी चीजों पर बने ज्यादातर समझौते आखिर में टूट गए और कई बार उनके टूटने से कीमतें शांत होने के बजाय और ज्यादा ऊपर नीचे होने लगी। ये तो उनके मकसद के बिल्कुल उल्टा हुआ। तो फिर ये नाकाम क्यों हुए? कमोडिटी समझौतों की एक बड़ी उलझन ये है कि जब वे कीमतें बढ़ाते हैं तो उन देशों में उत्पादन बढ़ने लगता है जो इस समझौते का हिस्सा नहीं थे। उसी समय ग्राहक भी दूसरे विकल्प ढूंढने लगते हैं। तो मतलब उन्होंने अपनी नाकामी की वजह खुद बना ली। बिल्कुल। कॉफी का ही उदाहरण ले। इंटरनेशनल कॉफी अग्रीमेंट इसलिए कमजोर पड़ गया क्योंकि वियतनाम, जो उसका हिस्सा नहीं था, एक बड़ा निर्यातक बन गया। और टिन में क्या हुआ? कीमतें बढ़ी तो नए देश बाजार में आ गए और लोगों ने टिन की जगह एल्यूमिनियम जैसी दूसरी धातुएं इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। ठीक है,
लेकिन सबसे बड़े उदाहरण का क्या? ज्यादातर लोग मानते हैं कि ओपेक में तेल की कीमतों को संभालने में काफी हद तक सफलता पाई है ना? ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला समझौता जरूर है, लेकिन इसे भी बार बार यही चुनौतियां झेलनी पड़ी हैं। 1970 के दशक में जब तेल की कीमतें बहुत ज्यादा थीं, तो इससे अलास्का और नॉर्थ सी जैसी जगहों पर नॉन ओपेक तेल की सप्लाई तेजी से बढ़ी। और मुझे 2000 के दशक में कीमतों की तेज बढ़त भी याद है। और इसी वजह से अमेरिका का शेल ऑयल, कनाडा का ऑयल सैंड्स और बायोफ्यूल तेजी से बढ़े। बाजार हमेशा और सच में हमेशा अपने आप को ढाल लेता है। तो उत्पादक तो खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन उपभोक्ताओं का क्या हुआ? क्या उन्होंने बस महंगी कीमतें भर दी? नहीं, उन्होंने भी मिलकर कदम उठाए। बड़े तेल उपभोक्ता देशों ने 1974 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA बनाई। उन्होंने आपस में तालमेल किया, आपातकाल के लिए तेल का भंडार बनाया और बाहर से आने वाले तेल पर निर्भरता कम करने के लिए काम किया। तो मतलब उन्होंने ऊर्जा के अलग-अलग स्रोत अपनाए ताकि एक ही जगह पर निर्भर न रहना पड़े। हाँ, और इसका असर काफी गहरा रहा। कुल ऊर्जा इस्तेमाल में तेल का हिस्सा 1970 के शुरुआती सालों में करीब 50% था, जो 2020 तक घटकर लगभग 30% रह गया। यानी बाजार की प्रतिक्रिया, चाहे उत्पादक हो या उपभोक्ता, दोनों की एक बहुत ताकतवर ताकत होती है। तो आज नीति बनाने वालों के सामने असल मुश्किल यही है। अगर इतने बड़े और मिलकर बनाए गए कीमत कंट्रोल करने वाले तरीके ज्यादा सफल नहीं रहे, तो फिर रास्ता क्या है? इतिहास बताता है कि ज्यादा टिकाऊ तरीका कुछ और है। जब बहुत बड़ा संकट हो, तब थोड़े समय के लिए दखल काम कर सकता है, लेकिन लंबे समय तक कीमतें काबू में रखने की कोशिश कभी सफल नहीं हुई। तो फिर ज्यादा मजबूत और टिकाऊ नीति असल में कैसी होती है? इसका मतलब है उत्पादन और इस्तेमाल दोनों में अलग अलग विकल्प बढ़ाना, यानी नई तकनीक और नए आइडियाज में निवेश करना, डेटा को साफ और खुला रखना और कीमतें बाजार के हिसाब से तय होने देना, ना कि जबरदस्ती कंट्रोल करना। तो मतलब बाजार को काबू में करने की कम और उसे ठीक से काम करने देने की ज्यादा बात है। साथ ही अपनी अर्थव्यवस्था को इतना लचीला बनाना कि वो बदलावों को आसानी से झेल सके। यही सबक है। ये तरीके कीमतों के उतार चढ़ाव से ज्यादा मजबूती से बचाव देते हैं, बजाय इसके कि कीमतों और बाजार को सीधे कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। जब हम थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं, तो नीति बनाने वालों के सामने दो साफ रास्ते दिखते हैं। पहला, तेल की कीमतें जो अब गिरने वाली हैं, वो सिर्फ बाजार का अनुमान नहीं है। ये तेल आयात करने वाले देशों के लिए मौका है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बना सकें। दूसरा, इतिहास साफ बताता है कि मजबूती अनुकूलन और अलग अलग विकल्प अपनाने से आती है, ना कि बार बार बदलते बाजार को जबरदस्ती कंट्रोल करने से। नवाचार को बढ़ावा देना और बाजार में साफ साफ जानकारी रखना ही आगे बढ़ने का ज्यादा टिकाऊ रास्ता है। अब आपकी बारी रेनोस। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप हमारी वेबसाइट पर पूरी रिपोर्ट पा सकते हैं। बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आने वाले एपिसोड के बारे में सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और जाने से पहले, आपने जो सीखा है, उसे आप व्यवहार में कैसे लाने की योजना बना रहे हैं और आप हमसे किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। हमें यह जानकर खुशी होगी। तब तक के लिए अलविदा।